गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेंस। अगर कोई भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसको गड़बड़ी होता है, उसको बनाने में अच्छा से समझ नहीं पाते हैं, तो टेंस का ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन टेंस पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को याद रखने पड़ते हैं, ध्यान में रखने पड़ते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखते हैं और इसके बाद इस चीज़ को समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि आप लोग टेंस पूरे अच्छे से समझ पाएंगे, बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो मैं ओम प्रकाश, चलो आपको वीडियो को देरी किए बगैर आपको इस वीडियो के पूरे माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हमें टेंस पढ़ने से पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो टेंस एकदम हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सारणी दिया है, इसके बाद मैंने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर लिखे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं और प्लूरल नंबर क्या होते हैं। देखो, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है जो वस्तु या जो कोई थिंग्स सिर्फ एक ही हो, दूसरा नहीं हो, मतलब दो संख्या में नहीं हो, जिससे एक ही संख्या का बोध होता है। जैसे अगर कहेंगे ये टीचर, अगर टीचर कहेंगे तो एक ही संख्या का बोध हुआ। अगर हम मैंगो कहेंगे तो मैंगो भी एक ही संख्या का बोध हुआ। तो जिससे एक संख्या का बोध होता है, मात्र एक ही संख्या का बोध होता है, उस चीज को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर का मतलब हो गया सिर्फ एक। और प्लूरल नंबर का जो मतलब हो गया दोस्तों, तो प्लूरल का मतलब हो जो एक से अधिक होता है। जैसे अगर हम लोग कहेंगे पीपुल, पीपुल का मतलब होता है लोग, तो बहुत ढेर सारे लोग हो जाएंगे। हम लोग कहेंगे जैसे मैंगोज, मैंगोज कहेंगे तो यही बहुत सारा हो जाएगा। मैंगोज मतलब होता है बहुत सारे, ढेर सारे आम। ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे पोटैटोस तो बहुत ढेर सारे आलू हो गए। जैसे कहेंगे विलेजर्स मतलब बहुत सारे लोग हो गए। तो ऐसे चीज जिससे एक से अधिक का बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल नंबर। एक से अधिक का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर। तो ये दो चीजों को याद रखने हैं। आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं और अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद चलिए, अब हमने इस सारणी लिखी है, सारणी को बढ़िया से याद रखना है। सारणी अभी तक पूरा पूर्ण नहीं पढ़े हैं, मैं आपको इसमें पूरे भर के दिखाऊंगा और आपको याद रखने पड़ेंगे, तब यह आपको टेंस जो है अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दोस्तों, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दो चीज होते हैं, आय और वी। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दो कौन कौन चीज आते हैं, तो आपको डायरेक्टली जवाब बोलना है कि आय और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत सिर्फ दोस्तों एक ही चीज आती है, वो होता है यू। यू फर्स्ट सिंगुलर नंबर में भी आते हैं और प्लूरल नंबर में भी आते हैं। थर्ड पर्सन में जो होता है दोस्तों, थर्ड पर्सन में ढेर सारे आते हैं। इसमें जितना दुनिया में वगैरह वगैरह है सब कुछ इसी में आते हैं। जो भी अगर कोई पूछे, इन चारों को छोड़ दे, चार नहीं तीन हो गया, दो तो एक ही में लिखेगा, अगर इन चारों को छोड़ करके अगर कोई पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए थर्ड पर्सन। अगर पूछे ये मार्केट किस में आएगा तो थर्ड पर्सन होता है, विलेज किस में आएगा थर्ड पर्सन होता है, ये हमारा मोबाइल जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये किस में आएगा, ये भी थर्ड पर्सन में आएगा, ये मरकरी ऊपर में लगा हुआ ये किस में आएगा, थर्ड पर्सन में ही आएगा। तो जो भी चीज आएंगे वो थर्ड पर्सन में आएंगे। सांप, बिच्छू, मकोड़ा, ही, सी, इट, दे, दुनिया का जो भी चीज हो वो सिर्फ थर्ड पर्सन में ही आएंगे। चलिए, अब पर्सन तो हम लोग समझ गए कौन सी चीज कौन से पर्सन में आते हैं। इसके बाद हमको समझना आता है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है। देखो, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही चीज आते हैं, एक हो गया आई और एक हो गया वी। तो आई का मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछे आई मतलब मैं होता है, मैं मतलब सिर्फ एक आदमी, तो ये इस कारण से ये सिंगुलर नंबर में आ जाता है। और जब ये हम लोग वी के बारे में सोचते हैं तो हिंदी में इसका मतलब होता है वी मतलब हम लोग, और हम लोग का मतलब होता है एक लोग नहीं, ढेर सारे लोग। तो ढेर सारे लोग के कारण वी जो है वो प्लूरल में चल जाते हैं। फर्स्ट पर्सन में दो चीज, आई और वी, तो आई हो गया सिंगुलर नंबर में और वी हो गया प्लूरल नंबर में। सेकेंड पर्सन में दोस्तों सिर्फ यू ही रहते हैं, वाई ओ यू, यू। और यू का मतलब हिंदी में ढेर सारे होते हैं। यू का मतलब होता है तुम, आप लोग, आप यानी इसका ढेर सारे कई तरह के मतलब होते हैं। आपको सिर्फ ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि यू है क्या। अगर एक आदमी को सूचित करते हैं तो सिंगुलर नंबर में आते हैं, अगर ढेर सारे आदमी को सूचित करते हैं तो प्लूरल नंबर में आते हैं। चलिए, अब दुनिया का जो सबसे ज्यादा वर्ड आने वाला है वो है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में समानतः ही आते हैं, सी आते हैं, दिस आता है, दैट आते हैं। अगर एक नाम रहेगा नेम,
ओनली वन, सिर्फ एक नाम, एक से ज्यादा नाम नहीं, तो वो थर्ड पर्सन में सिंगल नंबर आएगा। और अगर यहाँ पे हम लिख दिया है एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा, मतलब इसके बाद भी जो सिंगल नंबर में रहते हैं वो इसी में आते हैं। और प्लूरल नंबर में जो आते हैं दोस्तों तो वो होता है दे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिख दे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम लिखिए, अगर दो आदमी लिखिए तो दो आदमी निश्चित है वो सिंगल नंबर नहीं होगा, वो प्लूरल नंबर होंगे। तो जब दो आदमी प्लूरल नंबर होते हैं तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया आपको, यानी एक से अधिक जो भी संख्या रहेगा। अगर पूछते आपको कि राम किस में आएगा तो राम सिंगल नंबर में एक आदमी है तो राम इसमें आ जाएंगे। अगर आपको पूछते राम और श्याम किस में आएगा, मदन और मोहन किस में आएंगे, यानी एक से अधिक नाम। अगर पूछते आपको ताजमहल किस में आएगा तो ताजमहल क्या होता है, एक ही होता है, तो ताजमहल आपको क्या करना है, इस सिंगल नंबर में आएगा, वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। और प्लूरल नंबर में कहेगा जैसे घड़ियां कहेंगे, वॉचेस किस में आएंगे, तो वॉचेस का मतलब होता है ढेर सारी घड़ी, तो ढेर सारी घड़ी प्लूरल में आ जाएंगे। अगर कहेगा पीपुल किस में आएंगे तो प्लूरल में आएंगे। मेला किस में आएगा तो थर्ड पर्सन में ही सब वगैरह वगैरह दुनिया का सब चीज आएगा। तीन को छोड़ के ये तीन को आपको याद भी रखने हैं, फर्स्ट पर्सन, आई, वी और यू, ये सब फर्स्ट और सेकंड का खेल है। बाकी बात जितना भी चीज है वो थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो थर्ड पर्सन में आएगा, चाहे सिंगल में आएंगे या तो प्लूरल में आएगा। पहले अगर मेला किस में आएगा तो मेला जो है वो ढेर सारे लोगों का होता है मेला, तो मेला प्लूरल में आ जाएगा। अगर कहेंगे गुच्छा किस में आएगा, बॉन्च में भी ढेर सारे चीज होते हैं तो वो भी प्लूरल में आ जाएगा। और अगर सिंगलर का बात करते हैं जो सिर्फ एक ही गुण को दर्शाते, एक ही चीज है उसमें, तो सिंगलर में आता है। चलो इस चीज के बाद हम लोग ये सीखते हैं एएन का प्रयोग, जो टेंस में काफी ज्यादा दिक्कतें आती रहती हैं, जिसको समझना जरूरी रहता है। देखो जब भी कभी कोई वस्तु जिसको हम गिन सके तो उसमें एएन या एस लगाने ही पड़ते हैं, तब जाके एक्चुअली उसका सही रूप से अर्थ निकल पाते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये भी चीज याद रखना है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन के पीछे हम लोग ए लगाते हैं या तो एन लगाते हैं, या अगर प्लूरल में हो तो एस या एस लगाते हैं। तो एन के बारे में हम लोग समझेंगे कि एन कहाँ लगाए जाते हैं। ये लगाए जाते हैं कहाँ, जहां कोई काउंटेबल नाउन किससे शुरू हो, तो AEIOU से शुरू न हो, AEIOU से शुरू नहीं हो, ये चीज को याद रखना। अगर कोई वर्ड जो सिंगल नंबर में है अगर AEIOU से शुरू होते हैं तो हमें उसके पीछे एन लगाने हैं, और यानी कहने का मतलब कि जस्ट इससे उल्टा हो जाते हैं। अगर AEIOU से शुरू होते हैं तो हमें उसके पीछे एन लगाने ही पड़ते हैं। और अगर काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल में हो या तो एस लगाएंगे या तो ES लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका उदाहरण लेके देख लेते हैं। एक का प्रयोग जैसे ए मैंगो होता है क्योंकि मैंगो एम से शुरू होता है। ए पेन होता है क्योंकि ये जो है AEIOU इसमें से शुरू नहीं हुआ, AEIOU अगर इसमें से शुरू हो रहा तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर जैसे ए विलेज होता है, ये विलेज होता है, एन विलेज नहीं होता। अब हम लोग थोड़ा एन वाला देखते हैं। एन वाला में क्या होता है, जो AEIOU से शुरू होता है। जैसे ऑक्स लिखेंगे तो हमको उससे पहले एन लिखना पड़ेगा। जैसे इग लिखेंगे EGG, ठीक है, तो हमको पहले एन लिखना पड़ेगा। अगर प्लूरल में है तो कुछ नहीं लगेगा, प्लूरल में है तो एस या एस लिखेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर में है तो हमको एन लगाने ही पड़ेगी। तो ये मेरा तीसरा असाइनमेंट था। आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके इसको लिख सकते हैं और इसको दोबारा भी सुन के समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं टेंस के उस चीज पे जहाँ पे कुछ वर्ड का प्रयोग, कुछ क्रिया का प्रयोग जानना जरूरी होता है। क्रिया में कौन कौन से आ जाते हैं उसका हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। कौन कौन सी क्रिया में हमको क्या क्या चीज प्रयोग करना पड़ेगा वो चीज हम लोग सीखेंगे। जैसे हम लोग पहला बात करते हैं इज का प्रयोग। इज का प्रयोग किसके साथ होता है, किसके साथ इज लगाए, किसके साथ इज ना लगाए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सोचने वाली बात हो जाती है। कहीं विद्यार्थी इज लगा देते हैं, कहीं विद्यार्थी आर लगा देते हैं। आज मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से जहाँ पे इज लगना होगा वहाँ पे इज ही लगाएंगे, जहाँ पे और दूसरे वर्ड का प्रयोग होगा तो दूसरी चीज लगाएंगे। इज आर एम ये तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो इज का प्रयोग याद रखना है आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में दोस्तों इज लगाने हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात इसमें जो भी चीज आते हैं इस चीज में आपको इन सबों में इज लगाने हैं। कभी भी इसके बाद आप दूसरे चीज में इज नहीं लगा सकते हैं। अगर इसके बाद आपको दूसरी चीज में इज लगाएंगे तो वहां पे आपका ये प्रयोग गलत माने जाएगा। तो इसका प्रयोग याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब दोस्तों एम के लिए बताते हैं, एम का प्रयोग किसके साथ होता है। तो ये बने हैं स्पेशली आई के लिए, ये बने किसके लिए, आई के लिए। आई के सिवा इसका दूसरा किसी चीज में प्रयोग नहीं होता है एम का। अगर इसका कहीं प्रयोग होता है तो वो आई के लिए बना, तो हमें ये भी बात याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम पता करते हैं कि आर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है। आर का प्रयोग किसके साथ होगा, यही सब हमारे टेंस के लिए जरूरी पार्ट है जिसको हमको समझना जरूरी रहता है। आर का प्रयोग होगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, PLURAL थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, यानी इस चीज के साथ किसका प्रयोग है, आर का प्रयोग है। इसके बाद भी आर का प्रयोग बढ़ जाते हैं। इसके बाद आर का प्रयोग किसके साथ होता है, तो इसके बाद आर का प्रयोग होता है वी के साथ और यू के साथ। वी और वी एंड यू चाहे सिंगुलर में रहे या प्लूरल में रहे, आपको आर ही लगाना है। यू के बारे में एक बड़ा अपवाद रहता है कि ये प्लूरल या सिंगुलर में होते हुए भी इसमें आर ही प्रयोग होते हैं। तो इज, आर, एम ये तीनों आपको समझ में आ गए। इन तीनों को जो है ऑक्सफोर्ड जनरल इंग्लिश में आपको थोड़ा छोटा छोटा ट्रांसलेशन दिया होगा, आप उसको अगर बना लेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इज, आर, एम के बाद आपको बताते हैं वाज का प्रयोग, ठीक ना। वाज किसके साथ लगाया जाएगा और वेयर किसके साथ लगाया जाएगा। वाज और वेयर ये भी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टेंस में लगातार प्रयोग होते रहते हैं, तो इन चीजों को भी सीखना ज्यादा जरूरी रहेगी हमको। तो आज फिर से हम लोग सीखेंगे वाज वेयर कहाँ लगाया जाता है। तो थर्ड पर्सन जहां रहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वहां तो आर लगाए जाते हैं। इसके साथ आई के साथ भी वाज ही लगाए जाते हैं। तो इन चीजों में जहां पे दिस लग रहा था, दिस इज लग रहे थे, वहां पे वाज लगेगा। इसके बाद एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर भी वाज का प्रयोग होगा। तो वाज जो है आई के भी साथ लगता है, तो एक्स्ट्रा आगे। वेयर का जहां तक बात किया जाए तो इसके बाद जो कुछ बच जाते हैं उसके साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो वेयर का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन ये वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, SINGULAR सिंगुलर नंबर और स्पेशली आई। वेयर का प्रयोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और सेकंड पर्सन में यू और इसके बाद वी, इसके साथ भी वेयर का प्रयोग किए जाते हैं। ये भी बातों को हमें याद रखने हैं। तो जहां तक होगा ये दोनों का प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी होता है। अगर हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो कहाँ वाज लगाएंगे कहाँ वेयर लगाएंगे, इसका भी मान जानना हमको जरूरी रहता है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम समझाते हैं विल का, शैल और विल का प्रयोग। शैल और विल का प्रयोग ये भी ज्यादा जरूरी रहता है कि शैल कहाँ लगा, विल कहाँ लगा। अगर आप शैल विल या शैल बी या शैल हैज बीन, अगर इन सब चीजों को अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते तो निश्चित ही आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। आप बोलने की प्रक्रिया को भी अच्छे से नहीं बता पाएंगे और ढेर सारी गलती करेंगे। शैल स्पेशली बना है आई और वी के लिए, आई और वी के साथ शैल लगेंगे। अब बाकी बात दुनिया में सिंगुलर नंबर आए, प्लूरल नंबर आए, राम आए, रहीम आए, कुछ भी आए, यानी एक वचन आए, दो वचन आए या अमिता वचन आ जाए, तो सबके साथ ही क्या लगेंगे, शैल लगेंगे। इसके बाद जो विल होता है दोस्तों, तो विल जो है यानी आई और वी के अलावा, आई और वी के अलावा अगर जो भी कुछ आते हैं तो उसमें क्या लगाना है, उसमें आपको विल ही लगाने हैं। इसके बाद हैज और यहाँ पे हमने लिखे हैं हैव, ये दोनों किसके साथ लगाए जाते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों को भी समझना जरूरी रहता है। देखो हैज और हैव, हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाया जाता है, इसको भी याद रखना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाए जाते हैं। अब बाकी बात जो बच गए, यानी इसके साथ जो होगा इसके साथ हैज लगेगा, और बाकी बात जो बच गए अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के SINGULAR सिंगुलर नंबर के अलावा जो भी कुछ लगेगा तो उसमें हैव ही लगेगा, अर्थात इसके साथ सबके साथ हैव आएगा। सिर्फ इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही क्या आएगा, हैज आएंगे। तो ये भी बात ध्यान में रखना। तो साथ में हम बता दिए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन सी चीज आते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। वही सबसे मेन टॉपिक चीज है। हैज हैव हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे डू और डज। डू और डज ये भी टेंस में आते हैं, ठीक है। जब प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो इसका प्रयोग आते हैं। डू किसके साथ लगाए जाते हैं और डज किसके साथ लगाए जाते हैं। तो डज का एक क्रिया है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दोस्तों आप लिखावट में नहीं जाना, आप आवाज में भी ध्यान देना, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ भी डज का ही प्रयोग होता है। और इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा अगर जो भी कुछ अगर आते हैं, यानी इसमें भी दोस्तों क्या लगता है, इसमें भी डज लगता है, और बाकी बात के सब में साथ डू लगता है, सब में डू लगता है, सिर्फ इसमें क्या लगता है, डज लगता है। इन चीजों को भी याद रखना है। और जहां तक बात किया जाए हैड का, और जहां तक बात किया जाए डिड का, तो डिड भी और हैज भी, ये भी दोनों टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको बारे में बढ़िया से समझना है। तो डिड भी कहीं लग सकता है, सब में डिड लगते हैं। अगर डिड का कहीं प्रयोग आ गया, उस तरह के ट्रांसलेशन आएंगे, तो इसमें सोचने के लिए नहीं जाएंगे इसमें डिड लगाने हैं, इसमें क्या लगाना है, सिर्फ डिड सबके साथ लग सकता है। हैड भी होते हैं दोस्तों, तो हैड भी सबके साथ लग जाता है। तो ये सारी चीज हमें इज आर एम इसका प्रयोग एकदम ध्यान से देखना है, was where का प्रयोग ध्यान से देखना है, shall will का प्रयोग याद रखना है, has have का प्रयोग याद रखना है, do does का प्रयोग याद रखना है, और साथ साथ did और had का प्रयोग भी दोस्तों अगर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो टेंस होगा एकदम हलवा बन जाएगा, हलवा की तरह उसको चबा के खा जाएंगे। और अगर नहीं अगर है तो आपको तीखी मिर्ची के समान लगेगा। आपको लाइफ में कभी आप टेंस पढ़ नहीं पाएंगे, और टेंस नहीं पढ़ पाने से आप कभी भी इंग्लिश में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टेंस समझने हैं, आपको वॉइस समझने हैं, नरेशन समझने हैं, तो आपको सबसे पहले इन चीजों को गांठ बांधनी होंगी। जितनी चीजें हमने वीडियो में बताए आप पुश करके दोबारा सुन के वीडियो को स्किप किए बगैर आप सुनते हैं तो इसको समझ जाएंगे, तो टेंस आपको एकदम पूरा आसान लगेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और निश्चित रूप से शेयर करें, ताकि अगल बगल के दूसरे विद्यार्थी को फायदा हो और वे भी अच्छा से इंग्लिश सीख सके और बोल सके। धन्यवाद।